बच्चों वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कल जो आप लोगों का एसएन टेस्ट हुआ है ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट नंबर 10, उसका हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले राइबोज यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कीटोहेक्सोजेज। सबसे पहली बात, राइबोज में कीटोन होता ही नहीं है, यहाँ पे एल्डिहाइड होता है और 6 कार्बन तो बिल्कुल नहीं होता है। बच्चों आपको बता देता हूं यहां पे एग्जैक्ट इसका होता क्या है, वो एक होता है एल्डिहाइड, बिल्कुल एक होता है एल्डिहाइड, यानी कि ये एल्डोज होता है, एल्डोज, कीटोज होता नहीं है। उसके बाद यहां पे OH 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 इस प्रकार से आप रख दीजिए H और नीचे होता है CH2NOH। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं राइबोज। अब आप देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और एल्डिहाइड है, यही है राइबोज। तो इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड है तो एल्डो, 5 कार्बन है तो पेंटोज हो जाएगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका आंसर होगा एल्डो पेंटोज। बिल्कुल डाइसैकेराइड है नहीं, ये जो राइबोज है वो राइबोज एक मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज फ्रुक्टोज राइबोज ये सब होता है मोनोसैकेराइड होते हैं। एल्डो हेक्सोजेस तो होगा नहीं क्योंकि 6 कार्बन नहीं होता है, 5 कार्बन होता है। आंसर होगा इसका एल्डो पेंटोज। उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, Which of the following statement is correct regarding the drawback of raw rubber? रॉ रबर का ड्रॉबैक क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहला कह रहा है इट इज प्लास्टिक इन नेचर, बिल्कुल सही है। इसका जो है ना प्लास्टिक नेचर होता है, बिल्कुल यहाँ पे सही बात है, क्योंकि जैसे ही आप इसको हीट करते हो, जैसे हीट करते हो सॉफ्ट हो जाता है, और जब ये हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो रहा है और लो टेम्परेचर पे ब्रिटल हो रहा है, इसका मतलब इसका प्लास्टिक नेचर होता है, बिल्कुल सही है। इट इज लिटिल ड्यूरेबिलिटी, इसका जो सहन शक्ति है, इसको ज्यादा टेंशन बर्दाश्त करने का पावर नहीं है, तो इट इज लिटिल ड्यूरेबिलिटी, बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद इट हैज लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इस रॉ रबर का जो होता है ड्रॉबैक एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो है वाटर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होता है, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर जो होगा 4, बिल्कुल इसका आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऑल ऑफ दिज, ये सारे के सारे सही हैं, ठीक है ना, समझ आ गया अच्छे तरीके से। अब हम लोग यहां से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर का है और ये सब क्वेश्चन आपको नीट में नहीं ही पूछेगा, बस इंफॉर्मेटिव है, थोड़ा इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है ना। हाँ देखिए इसमें आपको कह रहा है 69 नंबर में कि इबोनाइट एज, इबोनाइट क्या है, पॉलीप्रोपीनियन नहीं है, नेचुरल रबर बिल्कुल नहीं है, सिंथेटिक रबर नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं हाईली वल्केनाइज्ड रबर। इसका जो मोर एप्रोप्रिएट आंसर होगा, मोर एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा इसका हाईली वल्केनाइज्ड रबर। आपने पढ़ा होगा वल्केनाइजेशन जब हम लोग करते थे तो नेचुरल रबर में हम लोग मिक्स कर देते थे सल्फर को, अगर 5% सल्फर को मिक्स करते हैं तो वहां पे बनता था टायर, लगभग 1 से लेके 3% मिक्स करते हैं तो वो रबर बैंड बनता है, रबर बैंड वगैरह जो बनता है वो 1 से 3% सल्फर होता है, और इबोनाइट में लगभग 30%, हाँ 25 से 80% के बीच में रहता है, लगभग कह सकते हो 30% या 35% सल्फर मिक्स रहता है इबोनाइट में, बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड रबर होता है, तो हाईली वल्केनाइज्ड रबर बनाया जाता है 30 लगभग 25 से लेकर के 80% सल्फर को मिक्स करके, उसी को इबोनाइट कहते हैं, बहुत हार्ड रबर होता है, तो हाईली वल्केनाइज्ड रबर को कहा जाता है यहाँ पे इबोनाइट, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अब आपको कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबल बी यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स विदाउट कॉजिंग एडिक्शन एंड एनी मॉडिफिकेशन। तो बच्चों बिना एडिक्शन और बिना कोई प्रकार का हम लोगों को शरीर में दिक्कत ना आए, नर्वस सिस्टम में किसी प्रकार का कोई प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, ना चक्कर आए, ना किसी प्रकार से वोमिटिंग जैसा माहौल बने, ना ही कुछ हम लोगों को बेहोशी वाला दिमाग में ऐसा कुछ स्थिति बने, बिना कुछ इस प्रकार के हुए जो हमारे बॉडी में एनाल्जेसिक्स का काम करता हो, वो 2 होता है, एक होता है पैरासीटामोल और एक होता है एस्प्रिन, पैरासीटामोल और एस्प्रिन होता है। लेकिन यहां पे ऑप्शन देखो मॉर्फिन है, तो मॉर्फिन तो होगा नहीं क्योंकि मॉर्फिन जो होता है वो एडिक्टिव होता है, वो दिमाग खराब कर देता है इंसान का। उसके बाद डाइजिपैम, तो डाइजिपैम ये भी जो होता है दिमाग को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, और ये टेट्राहाइड्रोकेटेनॉल जो है ये भी यहाँ पे आपको कॉन्शसनेस थोड़ा सा दिक्कत करता है, दिमागी संतुलन आपका ठीक नहीं रहने देगा। यहां पे आंसर होगा एन एसिटाइल पारा एमिनोफिनॉल। आप कहोगे सर जी ये क्या है, तो बच्चों ये एन एसिटाइल पारा एमिनोफिनॉल एक्चुअल में पैरासीटामोल है, जी हाँ पैरासीटामोल का ही ये आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है, तो यहां पे आप लोग इसको OH लिख दीजिए और यहां पे NH और यहां लिख दीजिए C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, इसी को यहां पे कहा जाता है पैरासीटामोल।
पैरासीटामोल इसी को कहा जाता है और इसी का नाम है आप लोगों को एन एसिटाइल। देखो ना, एन पे एसिटाइल, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस 3, तो NH के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ सी एस 3 है, तो एन एसिटाइल पारा एमिनोफिनॉल। ये जो है ना एमिनो, उसके ऊपर एसिटाइल, तो वही लिख दिया एन एसिटाइल पारा एमिनोफिनॉल, और इसी को हम लोग पैरासीटामोल कहते हैं। और यही जो एनाल्जेसिक्स है वो किसी प्रकार के बॉडी में जो है डिस्टर्बेंस नहीं आने देता है, दिमागी संतुलन बिल्कुल कंट्रोल में रहता है, और इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। 70 नंबर का हो जाएगा सेकंड और 69 नंबर का हो जाएगा 4। क्लियर है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को लिया गया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, बहुत ही आसान है। देखिए आपको कह रहा है कि व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा यहां पे गलत है। तो सम डिसइंफेक्टेंट कैन बी यूज्ड एंटीसेप्टिक एट लो कॉन्सेंट्रेशन, सही है ना? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आप लोग जानते होंगे 0.2% जो होता है फिनॉल, वो वहां पे काम करता है एंटीसेप्टिक का, और 1% जो फिनॉल हो जाता है वो काम करता है डिसइंफेक्टेंट का। तो कोई एक ही वहां पे कंपाउंड हो सकता है एंटीसेप्टिक, वो लो कॉन्सेंट्रेशन में, और हाई कॉन्सेंट्रेशन में डिसइंफेक्टेंट हो सकता है। तो ये सही स्टेटमेंट है। उसके बाद सल्फाडाइजीन, तो सल्फाडाइजीन इज ए सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल, सही बात है, इन्फेक्शन को रोकता है। तो इन्फेक्शन के रोकने के लिए एक एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स को हम लोग यहां पे एंटीबैक्टीरियल कह सकते हैं। तो सल्फाडाइजीन जो है सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल है, यानी एंटीबायोटिक्स है। लेकिन एम्पिसिलिन इज ए नेचुरल एंटीबायोटिक्स, गलत है ना? आप एनसीईआरटी जाकर के पढ़ो ध्यान से, एंटीबायोटिक्स जहां आप लोगों को पढ़ाया था साफ साफ लिखा हुआ है कि एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, वहां पे पढ़िएगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था रिवीजन में, आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे, 2 पार्ट में हमने वीडियो डाला था, वहां भी बताया था। एम्पिसिलिन एमॉक्सिसिलिन जो होता है सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन होता है, तो ये नेचुरल नहीं है, ये फॉल्स है। उसके बाद एस्प्रिन इज ए एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक बोथ, ये सही बात है, यहां पे ये एंटीपायरेटिक भी होता है, एनाल्जेसिक्स भी होता है, यानी कि इसका फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो 3rd नंबर है, बिल्कुल 3rd है। आप एनसीईआरटी में जाकर के पढ़ोगे, सब दिया हुआ है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट्स आर नॉर्मली द हाईएस्ट फॉर, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बच्चों आप देखोगे जिसका यहां पे H बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, जिसका H बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा उसी का मेल्टिंग पॉइंट हम लोग कहेंगे ज्यादा होगा। तो सबसे पहली बात आप देखो, दिया हुआ है टर्सरी एमाइड, तो टर्सरी एमाइड कहने का मतलब क्या हुआ? RC डबल बॉन्ड O, N के साथ यहां पे 2 होगा R, मतलब टर्सरी एमाइड में N के साथ एक भी H नहीं है, H बॉन्ड नहीं बनेगा। उसके बाद सेकेंडरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड में RC डबल बॉन्ड O, और उसके बाद N के साथ एक होगा R, एक होगा H, मतलब एक H है तो H बॉन्ड बन सकता है, कुछ ना कुछ तो बनेगा। उसके बाद प्राइमरी एमाइड, प्राइमरी एमाइड कहने का मतलब RC डबल बॉन्ड O, N के साथ एक भी कार्बन नहीं होगा, 2 यहां पे H होगा, तो ज्यादा नंबर ऑफ H बॉन्ड कहां बनेगा? प्राइमरी एमाइड में। तो प्राइमरी एमाइड में हम लोग कहेंगे ज्यादा नंबर ऑफ H बॉन्ड बनेगा, यानी कि वहां पे जो है क्रिस्टल फिटिंग ज्यादा बेहतर होगा, तो इसका होगा। आप कहोगे सर प्राइमरी एमाइन भी है, देखो ना, बिल्कुल, तो प्राइमरी एमाइन हम लोग इसको कहते हैं RNH2, यहां भी H बॉन्ड बनेगा। लेकिन बच्चों आप खुद सोच करके देखो, एमाइड में और एमीन में ज्यादा पोलर कौन होगा? तो ज्यादा पोलर होगा यहां पे एमाइड, क्योंकि यहां पे C डबल बॉन्ड O भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे ज्यादा है C डबल बॉन्ड O होने के कारण, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड यहां पे बनाता है प्राइमरी एमाइड कंपेयर टू एमाइन। यही कारण है कि यहां पे सबसे हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो होगा इसके केस में प्राइमरी एमाइड का। इस तरीके से आप देख सकते हो कि जहां पे H बॉन्ड ज्यादा बन रहा है उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्रिस्टल फिटिंग होगा एटम का, और यहां पे एमाइन में भी 2 H है, प्राइमरी एमाइड में भी 2 H है, तब यहां पे C डबल बॉन्ड O है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट कर रहा है। यहां पे ऐसा है नहीं, जिसके कारण प्राइमरी एमाइड का ज्यादा हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू प्राइमरी एमाइन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ने जरूर बनाया होगा, बहुत आसान है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, एमाइन चैप्टर का है। देखो 73 में आपको कह रहा है कि फिनाइल आइसोसाइनाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हम लोग कैसे बना सकते हैं? बच्चों रोजनमंड तो होगा नहीं, क्योंकि रोजनमंड में जो है एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनता है, तो गया काम से। रिमर-टाइमन रिएक्शन तो यहां पे हो नहीं सकता है। आपको पता है कि रिमर-टाइमन रिएक्शन में भी हम लोग जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? सैलिसाइलडिहाइड बनाते हैं, ठीक है। तो फिनॉल से सैलिसाइलडिहाइड बनाता है, ये तो होगा नहीं आंसर। ऊर्ज रिएक्शन में क्या बनता है? सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, तो ऊर्ज रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। रोजनमंड में बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, या कोई भी एलिफैटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। यहां पे रिमर-टाइमन रिएक्शन में हम लोग बनाते हैं
इसमें हम लोग बनाते हैं सैलिसाइलडिहाइड, आंसर इसका हो जाएगा कार्बाइल एमीन रिएक्शन। बिल्कुल कार्बाइल एमीन रिएक्शन बना सकते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड। और फिनाइल आइसोसाइनाइड अगर आप लोगों को बनाना है तो आप लोगों को याद होगा हम लोग क्या करते थे, लेते थे हम लोग पहले यहाँ पे एनिलीन, और उस एनिलीन का रिएक्शन करवाते थे किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। एमाइन चैप्टर में जाइए और वहां पे पढ़िए, और इसका रिएक्शन हम लोग कराते थे बेस के प्रेजेंस में, तो फॉर्मेशन जो करता था C6H5NC, इसी को हम लोग कहते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब बाहर हो जाता है 3KCl और 3H2O, इसी को हम लोग कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों 73 का आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। अगर आपको फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है तो इसको हम लोग कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं और आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। और आपको पता होगा कि इस फिनाइल आइसोसाइनाइड का बहुत गंदा स्मेल होता है, बहुत ज्यादा गंदा स्मेल होता है। उसके बाद 74 में देखिए, द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन ऑन ट्रीटमेंट विथ KCN। बच्चों या तो आप HCN के साथ रिएक्शन लिख सकते हो, चाहे KCN फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। आपको याद आ रहा है कौन सा मैकेनिज्म होता है यहाँ पे जब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ, याद आ रहा है कुछ? आपको बताया था मैंने कि जब हम लोग यहां पे HCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, और न्यूक्लियोफाइल का जब एडिशन होता है, ये KCN का मतलब यही हुआ ना, K प्लस CN माइनस, तो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो वही यहां पे ऐड हुआ O माइनस, और ये हो गया CN, और फिर क्या कर रहा है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, H प्लस का एडिशन करना, प्रोटोनेशन करना। तो आप फर्दर इसमें से ये CN रख दीजिए, ये हो गया OH, इसी को हम लोग यहाँ पे कह देते हैं कोरोस्पोंडिंग साइनोहाइड्रेंस। बिल्कुल इसी को साइनोहाइड्रेंस कहते हैं। और मैकेनिज्म कौन सा होता है, यहां पे मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और आप जानते हो, क्या जानते हो, कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है वो एक तो कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, जो कि इसमें होगा नहीं, क्योंकि सभी के सभी एल्डिहाइड है। तो सभी के सभी एल्डिहाइड हैं तो क्या देखेंगे, तब दूसरे नंबर पे देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I -M, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I +M, क्योंकि सभी के सभी देखोगे बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, सारे के सारे एल्डिहाइड हैं। तब यहां से हम लोगों को देखना होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I -M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I +M इसके होंगे। आप देखो सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड, तो फर्स्ट में यहां से मेरे को जो दिया वो दिया बेंजल्डिहाइड, बहुत सुंदर। उसके बाद यहां पे जो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है बच्चों पारानाइट्रो बेंजल्डिहाइड, तो इसको आप ले लीजिए यहां पे पारानाइट्रो बेंजल्डिहाइड। उसके बाद दिया हुआ है थर्ड में फिनाइल एसिटल्डिहाइड, तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड कहने का मतलब ये हुआ, बिल्कुल ये हुआ, इसको कहते हैं फिनाइल एसिटल्डिहाइड। 2 कार्बन का पैरेंट चेन, इसमें लग गया फिनाइल एसिटल्डिहाइड। उसके बाद है पाराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो पाराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहने का मतलब ये हुआ। आप साफ साफ इसमें से देख सकते हो सारे के सारे एल्डिहाइड हैं, बिल्कुल सबके सब एल्डिहाइड हैं। अंतर है यहां कुछ नहीं है, यहां पारा पे -M लग रहा है, यहां पे फिनाइल सिर्फ -I लगाएगा, क्योंकि यहां पे कंजुगेशन में तो है नहीं। उसके बाद यहां पे देखोगे ये जो OH है, OH के पास लोन पेयर है, आपको पता है OH पारा पे शो करता है +M इफेक्ट, बिल्कुल। यानी कि आपने जो कहा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I -M, तो -M स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू -I, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहां पे जो होगा पारानाइट्रो बेंजल्डिहाइड होगा। एक्चुअल में बच्चों जब भी आपको किसी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन HCN, KCN ये सब के साथ अगर आपको दिया हुआ है तो आप यहां पे कहोगे कि होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस। और सभी के सभी जब एल्डिहाइड हैं तब वहां पे आप देख सकते हो अगर एक्सेप्टर या डोनर ग्रुप वेरिएबल है तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I -M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I +M। उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर यहां पे होगा सेकंड पारानाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्लियर है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से लिया हुआ है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछा जा रहा है द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ, ये प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड ले जाना है आपको, ठीक है। आप देखो ये K1O4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और K2CR2O7 कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
कभी भी आप लोगों को प्राइमरी एल्कोहल के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देगा तो वहां पे एल्डिहाइड सेपरेट नहीं होगा, वहां पे डायरेक्ट बनता है कार्बोजिलिक एसिड। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं, सेकंड होगा नहीं, क्योंकि यहां प्राइमरी एल्कोहल से बनाना है एल्डिहाइड। अब सुनो, CrO3 PCC, अगर यहां पे एनहाइड्रस रहता है CrO3 तो आप जानते हो कि एनहाइड्रस CrO3 के प्रेजेंस में आपको प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि CrO3 जो होता है मोस्ट सुटेबल होता है अगर कहीं पे 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनाना है। तो 2 डिग्री एल्कोहल से अगर आपको कीटोन बनाना है उसके लिए मोर सुटेबल होता है CrO3। लेकिन अगर कहीं पे 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है उसके लिए मोर सुटेबल होता है PCC। तो प्राइमरी एल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो मोर सुटेबल होगा PCC, और अगर सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बनाना है तो मोर सुटेबल होगा CrO3। एनसीईआरटी में जाकर के देखोगे। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत बार आप लोगों को मिला होगा। ये एल्कोहल फिनॉल ईथर में दिया हुआ है। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ ए 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल इज, किसके द्वारा? आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से स्टीम डिस्टिलेशन होता है, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में बनता है इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, जहां के वो थोड़ा वीकर होता है और इसलिए वहां पे कहते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो ज्यादा स्टीम वोलेटाइल होता है। और पारानाइट्रोफिनॉल में मॉलिक्यूलर एसोसिएशन थ्रू द इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड ज्यादा होता है, जिसके कारण कि उसको सेपरेट करने में ज्यादा एनर्जी लगता है। मतलब पारानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और वो कम स्टीम वोलेटाइल होता है, इसलिए यहां पे स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है सेपरेशन। तो 76 का आंसर हो जाएगा 1, और कोई यहां पे करेक्ट नहीं है। 75 के लिए प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए मोर सुटेबल होगा PCC, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। को बताया था एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लासरूम में कि जहां कहीं भी अगर अल्फा अनसैचुरेशन होता है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन होता है तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि SN1 और SN2 नहीं होता है, वहां पे कहा था नो रिएक्शन। उसी कॉन्सेप्ट से यहां पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 77 में कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों आप देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है विनाइल क्लोराइड। विनाइल का मतलब हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। यहां पे जो क्लोरीन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा अनसैचुरेशन। आप सोचो खुद, क्या यहां SN1 होगा? बिल्कुल नहीं। क्या यहां SN2 होगा? बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन, जब यहां पे होता है अल्फा अनसैचुरेशन। सेकंड देखो, सेकंड में है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड कहने का मतलब हो गया CH3 CH2Br। यहां पे बिल्कुल हो सकता है अल्फा अनसैचुरेशन नहीं है। बेंजाइल क्लोराइड खूब बढ़िया से होगा, उछल कूद करके होगा, खूब बढ़िया से होगा, क्योंकि आपको यहां पे दिखेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, बिल्कुल यहां पे हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और 4 में है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो बच्चों आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहने का मतलब CH3 CHCl और CH3, ये हो गया 4 आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सिर्फ और सिर्फ अल्फा अनसैचुरेशन फर्स्ट में है जो आपको दिया हुआ है विनाइल क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, जहां अल्फा अनसैचुरेशन है विनाइल क्लोराइड में। बात यहां तक समझ में आ गई ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों से नहीं बना होगा, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में कहीं नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है आप लोग अगर पहले से किसी बुक से पढ़ लिए होंगे तो आपको बन जाएगा, बाद में कि ये सब बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि कहीं सिलेबस में है नहीं, आपने देखा भी नहीं होगा। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है एक्चुअल में कोच रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? कोच रिएक्शन कहते हैं। इफ इथाइलिन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सुनो बच्चों, होता क्या है, जब हम लोग इथाइलिन का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस और कैटलिस्ट के रूप में यहां एसिड रखते हैं, तो एक कार्बन यहां से बढ़ जाता है और बनता है इसके केस में कार्बोजिलिक एसिड। जितने कार्बन का एल्कीन है उसमें जोर देना होता है इस कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन कन्वर्ट करके कार्बोजिलिक एसिड में, तो बनता है ये। आपको बताता हूं ये कैसे बनता है। बच्चों यहां कैटलिस्ट के रूप में फॉस्फोरिक एसिड रहता है जो H+ देता है, तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। ये जो एल्कीन का पाई बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन देकर के मान लो कहीं भी ऐड हो गया तो ये फॉर्मेशन कर देता है पहले इथाइल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ऐसा बनाता है। उसके बाद यहां कार्बन मोनोऑक्साइड का अटैक होता है तो यही फॉर्मेशन करता है CH3 CH2 और यहां पे बन जाता है C डबल बॉन्ड O+, ऐसा बन जाता है, ठीक है।
और उसके बाद अब इसके ऊपर वाटर अटैक करता है और वाटर का जब OH माइनस आप यहां पे ऐड करोगे तो OH माइनस आप जब यहां पे ऐड करोगे जो कैटलिस्ट H प्लस दिया था वो तो बाहर हो जाएगा। जब यहां पे OH माइनस का आप एडिशन करोगे तो आप समझ सकते हो, खुद समझदार हो आप, यही फॉर्मेशन कर देगा। यानी कि इसका आंसर जो होगा ये कोच रिएक्शन है। इस रिएक्शन का जो नाम है बच्चों कोच रिएक्शन। इफ इथाइलिन मतलब इथीन, इथीन को कहते हैं इथाइलिन, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो गया इसके केस में, एंड वाटर हीटेड एट हाई टेम्परेचर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉर्म्ड। यानी कि इसका आंसर होगा, देख लो ना, इथाइल इस प्रकार से और COH यानी कि प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक कोच रिएक्शन है, इसको देख के घबराने की जरूरत आपको नहीं है। ये सब आपको सिलेबस नहीं है, नहीं पूछेगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए, जानकारी के लिए आप लोगों को ठीक ठाक रहेगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों का दिया हुआ है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म से, ठीक है ना। आप देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 मैकेनिज्म। कौन कर सकता है बच्चों? सबसे पहले ऑप्शन में आप लोगों को दिया है बेंजाइल क्लोराइड। तो जब ये बेंजाइल क्लोराइड यहां पे दिया हुआ है, आप जानते हो कि SN1 में बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। यहां पे जो बनेगा कार्बोकैटायन वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, बिल्कुल हो सकता है यहां पे SN1 पाथवे। सेकंड में आपको कह रहा है इथाइल क्लोराइड, जानते हो 1 डिग्री के केस में डोमिनेंट होता है SN2, 1 डिग्री के केस में डोमिनेंट हो जाता है SN2। तो यहां पे 1 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो SN1 ना कर करके 2 वहां पे SN2 हो जाएगा डोमिनेंट, इसलिए 1 डिग्री में हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, खास करके मिथाइल इथाइल में। उसके बाद क्लोरोबेंजीन में, तो क्लोरोबेंजीन में तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ना ही SN1 होगा ना ही SN2 होगा। आप जानते हो यहां पे है अल्फा अनसैचुरेशन, तो अल्फा अनसैचुरेशन होता है क्लोरोबेंजीन में, वहां पे SN1 SN2 कुछ भी नहीं होगा, वहां होता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद 4 में आपको कह रहा है इसके केस में कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 2 डिग्री है और 2 डिग्री में SN1 भी हो सकता है SN2 भी हो सकता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ऑप्शन में हम लोग कहें तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में भी SN1 हो सकता है और बेंजाइल में भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन एप्रोप्रिएट अगर आप लोगों को एक ऑप्शन चुनना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना पड़ेगा जिसका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट वहां पे ज्यादा स्टेबल है। अगर एक ही ऑप्शन चुनना है, तो अगर यहां ऑप्शन में होता फर्स्ट एंड 4 तो दोनों कह सकते थे, क्योंकि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 2 डिग्री है, 2 डिग्री में SN1 SN2 दोनों हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए वहां पे भी आंसर ये भी जा सकता था, लेकिन एक ही कोई चुनना है, देखेंगे जिसका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होता है उसी को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं और कहेंगे वहां पे SN1 मैकेनिज्म बहुत इजीली होगा। यानी कि इसका आंसर यहां पे हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल यहां पे 79 का आंसर फर्स्ट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप आते हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में सीधा सीधी आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। आपको इसमें से कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, तो आप लोग जानते हो कि जब भी हम लोग इस एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ, तो PCl5 का करता क्या है, यहां से OH को रिप्लेस करता है, और जैसे ही OH को रिप्लेस करता है तो ये फॉर्मेशन कर देता है एसिटाइल क्लोराइड। अब बाद बाकी यहां से बाहर होता है POCl3, बाहर होता है HCl, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और फर्दर जो बना A, ये बन गया A, ध्यान दीजिएगा एसिटिक एसिड का रिएक्शन पहले PCl5 के साथ A बन गया एसिटाइल क्लोराइड, उसका रिएक्शन यहां पे कह रहा है कि आप कराइए बेंजीन के साथ। बहुत सुंदर, बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाइए, वो भी किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। जानते हो ESR होगा, ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो यहां पे होगा इसके केस में अब ESR मैकेनिज्म, और इलेक्ट्रोफाइल का जो काम करेगा बच्चों वो करेगा CH3CO प्लस। बिल्कुल ये AlCl3 यहां से Cl- को निकालेगा, और जब Cl- को निकालेगा तो यहां पे बनेगा कैटायन, और वही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और वही अटैक कर देगा बेंजीन रिंग के ऊपर, यहां पे फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में एसिटोफेनॉन। ओके, अब जो ये कीटोन बना उसका रिएक्शन करवाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, यानी कि C2H5 MgBr के साथ। तो आप इसके केस में देख सकते हो कि अब होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करोगे, यहां इथाइल ऐड होगा, और ये O- एडिशन होने के, ये O- बनने के बाद हाइड्रोलिसिस कर दोगे। आप देखो यहां पे क्या बन सकता है, ये C जो बनेगा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, ये रिंग तो रहेगा ही, O- आफ्टर द हाइड्रोलिसिस OH में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल तो यहां पे है ही, उसके बाद यहां पे हो जाएगा एक इथाइल। आप देख लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर में, इसका आंसर आपको आ रहा है फर्स्ट, बिल्कुल 92 नंबर का आंसर यहां पे 1 आ रहा है, बिल्कुल इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों, 1।
92 का आंसर 1 हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हो। पहले आप PCl5 के साथ रिएक्शन करवा करके OH को रिप्लेस करो, बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। बेंजीन के साथ रिएक्शन करने की बात कर रहा है, ESR कराओ, फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, तो बन जाएगा एसिटोफिनॉल। फर्दर अगर आप कीटोन या एल्डिहाइड का ग्रेनाइट एजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा और फिर उसका कर दोगे हाइड्रोलाइसिस, तो ये O- कन्वर्ट हो जाएगा OH। मिथाइल पहले से है, एक इथाइल को आप ऐड कर देते हो, बात खत्म। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया हुआ है ना, वो पिछले टेस्ट में भी आ चुका है। ये तो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है रिपीटेड है, बिल्कुल रिपीटेड है। तो 93 नंबर क्वेश्चन में जहां तक मुझे दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक है इसमें CH3, उसके बाद है CH डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद है यहां पे दिया हुआ ये पाई बॉन्ड, यहां पे है OH। यही है ना, बहुत सुंदर है। उसके बाद इसका रिएक्शन जो करवाना है वो करवाना है HBr के साथ। यानी कि बच्चों आप कहोगे इसके केस में होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जी हां, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और आपको पता है इस OH को तोड़ करके निकालना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये लोन पेयर कंजुगेटेड है ना, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड है ना, नहीं टूटेगा। ये पाई बॉन्ड अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और आप खुद सोच करके देखो, ये H+ अगर यहां जाएगा, इस दोनों, ये जो पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके H+ अगर यहां जाएगा तो कार्बोकैटायन यहां बनेगा। तो ये अगर बन जाता है CH3, H+ यहां गया CH2, और यहां पे बन जाता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। लेकिन कोई बच्चा थोड़ा सा गलती करता है, अगर ये H+ को यहां जोड़ देता है, तो अगर H+ को यहां जोड़ देता है तो ये बन जाता है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और यहां पे CH2 कुछ ऐसा बन जाता है, और फिर इसके केस में यहां पे हो जाता है OH। अब आप देखिए इस दोनों कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबल कौन है? जो कार्बोकैटायन यहां पे बच्चों मोर स्टेबल होगा वही बनेगा लार्ज अमाउंट में, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन यहां पे लेस स्टेबल है, ये कार्बोकैटायन यहां पे मोर स्टेबल है। इसी के ऊपर अब Br- न्यूक्लियोफाइल का अटैक आप करवा दो बड़े ही आराम से, CH3 CH Br, और फिर इसके बाद यहां पे ये OH अपनी जगह पे रहेगा। चूंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, इसलिए कैसा होगा? मेजर। और अब अगर Br- न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है तो CH3 CH एंड Br एंड CH2, और फिर इसके केस में यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे OH, यही हो जाएगा इसके केस में माइनर। आप देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग कौन सा आपको आंसर आ रहा है। आप इसमें देखोगे CH3 CH2 CH Br, बिल्कुल मेजर वाले को आपको बताना है, तो मेजर वाले को ही बताना होता है बच्चों। आप कहोगे इसका आंसर आ रहा है सर जी सेकेंड। 93 का आंसर बिल्कुल सेकेंड आ जाएगा। इस OH को रिप्लेस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि यहां पे OH का लोन पेयर कंजुगेटेड है। फिनॉल में कभी भी OH को हम लोग नहीं हटा सकते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों से पूछा जा रहा है रेट ऑफ ESR एक्चुअल में, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका ज्यादा होगा बेंजीन के रिस्पेक्ट में, ये पूछा जा रहा है। देखो, द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रेडिली देन बेंजीन। बच्चों आप लोग क्या जानते हो? आप लोग जानते हो कि रेट ऑफ ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +I+M, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है -I-M, है ना आसान। तो रेट ऑफ ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I+M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल -I-M। तो बच्चों बेंजीन के रिस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा देख लीजिए। सबसे पहले ऑप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन, गया काम से क्योंकि -M लगाता है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है बेंजोइक एसिड से, गया काम से क्योंकि -M लगाता है। थर्ड में दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड, गया काम से क्योंकि -M लगाता है। और फोर्थ ऑप्शन में है फिनॉल, आया काम से क्योंकि यहां पे एक्टिवेटर है। आप देख लीजिए ना, तो बेंजीन आप जानते हो, बेंजीन जानते हो ना, तो बेंजीन में होता है कुछ नहीं, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग यहां पे कहते हैं बेंजीन, इसमें तो कुछ नहीं है। उसके रिस्पेक्ट में जो डोनर लगा होगा तो डोनर रेट ऑफ ESR को बढ़ाता है। तो इसी में सिर्फ एक ऐसा ग्रुप है जो +M शो कर रहा है, मतलब इसका आंसर यहां पे जो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ फिनॉल होगा, क्योंकि रेट ऑफ ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +I+M,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है -i -m, और सिर्फ 4 में +m लगा हुआ है, बाद में कि 1 में 2 में और 3 में -m ग्रुप लगा हुआ है, जो बेंजीन के रिस्पेक्ट में कम रिएक्टिव होगा ESR में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब देखिए 98 में कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड हैज बीन कंपेयर्ड व्हिच इज इनकरेक्ट कंपैरिजन। बच्चों आप जानते हो, आपको हमने सिखाया था सॉल्वेशन या हाइड्रोलिसिस जो हम लोग करते हैं एल्काइल हैलाइड का, वो होता है SN1 पाथवे से। कौन सा पाथवे से, बोलो जोर से, SN1 पाथवे, क्योंकि वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, SN1 होता है। तो क्या यहां पे फर्स्ट वाला करेक्ट है? आप कहोगे बिल्कुल ही सर, ये अल्फा अनसेचुरेशन है और ये कौन सा है? बीटा अनसेचुरेशन है। तो बीटा अनसेचुरेशन के कारण रेट ऑफ SN1 और रेट ऑफ SN2 बढ़ता है, जबकि अल्फा अनसेचुरेशन में SN1 SN2 होता ही नहीं है, यही इनकरेक्ट है। उसके बाद देखो ये है बेंजाइल ब्रोमाइड, SN1 यहां पे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि यहां पे ब्रोमीन क्या है, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, अल्फा अनसेचुरेशन है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल बनेगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, बेंजाइल वाला जो कार्बोकैटायन होगा मोर स्टेबल, इसका होगा लेस स्टेबल, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहां पे दोनों है, यहां पे दिया हुआ वो यहां पे मिथाइल, लेकिन अंतर है, यहां आयोडीन है लिविंग ग्रुप, यहां पे क्लोरीन है लिविंग ग्रुप। तो आयोडीन बेहतर लिविंग ग्रुप होता है कंपेयर टू क्लोरीन, इसलिए आसानी से इसका हाइड्रोलिसिस होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये भी करेक्ट है। आयोडीन जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू क्लोरीन, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे। उसके बाद देखो यहां पे 4 में ये क्या है, ये है 2 डिग्री और ये कितना डिग्री, 1 डिग्री। आप जानते हो रेट ऑफ SN1 ज्यादा किसका होता है, 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। ये भी करेक्ट है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करना है ना, तो अगर हाइड्रोलिसिस करना है तो वाटर के साथ रिएक्शन है, और वाटर कैसा न्यूक्लियोफाइल है, वीक, यानी कि SN1 पाथ में होगा। SN1 2 डिग्री का ज्यादा होता है 1 डिग्री से, तो करेक्ट है। यहां पे इनकरेक्ट मात्र एक है, यानी 1, ये अल्फा अनसेचुरेशन में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यानी कि वहां पे हम लोग कहते हैं SN1 SN2 कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको इनकरेक्ट पूछ रहा है, आंसर होगा इसका सिर्फ फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है, आप देख लो। सबसे पहले पॉलीमर्स चैप्टर का है 99 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। आपको पहला पता है ना बच्चों, PHB भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल है। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर, यानी 1 and 3 बोथ, 1 and 3 बोथ आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। आप एनसीईआरटी में जाकर के देखेंगे, पॉलीमर्स चैप्टर का आपको सबसे लास्ट पेज मिल जाएगा आप लोगों को, PHB पढ़ाया भी था आप लोगों को रिवीजन में। उसके बाद देखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्या है, अरे ये टर्पिनॉल है। आप जानते हो ना, टर्पिनॉल प्लस क्लोरोजाइलिनॉल, तो टर्पिनॉल प्लस क्लोरोजाइलिनॉल जो है उसको मिलाने से बनता है डेटॉल। तो डेटॉल का ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। आप कहोगे बायोथायोनॉल तो है नहीं, बायोथायोनॉल बिल्कुल नहीं है, उससे तो आप जानते हो कि वो काम करता है एंटीसेप्टिक का साबुन के लिए, जो सोप होता है उस मेडिसिनल सोप, उसमें मिलाया जाता है बायोथायोनॉल को। टर्पिनॉल और जाइलिनॉल वो मिलाता है डेटॉल बनाने में, ठीक है। तो इसके केस में हम लोग कह सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर गिवन है इसके बारे में, वो टर्पिनॉल है, जाइलिनॉल बिल्कुल नहीं है। तो टर्पिनॉल का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, तो 100 नंबर का आंसर हो जाएगा यहां पे ओनली 3rd। एनसीईआरटी में आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में इसका आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर दिया हुआ, ठीक है। आज हम लोगों ने पूरा का पूरा ये देख लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। अभी थोड़ा सा आपका बचा हुआ है टेस्ट नंबर 9 का और 8 का, मैं कोशिश करूंगा जल्दी उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को दे दूं। तब तक आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जितना रिवीजन अभी से आप करेंगे उतना बेहतर रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को जरूर बनाइए। जितना सेट प्रैक्टिस आप करेंगे अभी से, जितना मॉक टेस्ट आप देंगे, उतना बेहतरीन आप लोगों का तैयारी होगा। और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसको आपको आइडिया मिलेगा, अंदाज मिलेगा, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को बनाते हैं तो। और जब आप लोगों का AITS स्टार्ट हो जाएगा, स्पॉट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, वो एक एक टेस्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से दीजिएगा, बिल्कुल आप मिस मत करिएगा। यही क्वेश्चन प्रैक्टिस का अब समय आ गया है, और जितना क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे उतना हमारा तैयारी अच्छा होगा और अच्छा मार्क्स आएगा नीट एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।